नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारा अतीत फर्स्ट, अध्याय 5, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। वीडियो क्रमांक 2। पिछले वीडियो में हमने शासक कैसे बने, जनपद, महाजनपद, वर्ण व्यवस्था और शासक किस प्रकार कर वसूलते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज में वृद्धि हुई। दूसरा परिवर्तन, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। अब हम महाजनपदों का कुछ विवरण देखेंगे। पहला है मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। बाद में पाटलिपुत्र, वर्तमान जो पटना है, उसे राजधानी बनाया गया। यानी मगध की राजधानी पटना थी, यानी पाटलिपुत्र। 2300 सालों से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने के कारण वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया था। वज्जी, जैसा कि आपने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य था। उसके नज़दीक वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, वर्तमान बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ यानी संगठन, सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के लिए जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं, और किस प्रकार करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियों, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इसका अध्ययन आप अध्याय 6 में पढ़ोगे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है।
दिग्निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के कई महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जीसंघ। अजातशत्रु वज्जीसंघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर कार्य करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, फिर भी इनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में मिला दिया। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था प्रारंभ की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। यह व्यवस्था 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन में कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है मगध की राजधानी कौन सी है। दूसरा प्रश्न है सिकंदर कौन था। तीसरा प्रश्न है मगध के 2 शक्तिशाली राजाओं के नाम बताइए। चौथा प्रश्न है दिग्निकाय क्या है और अंतिम 5वां प्रश्न है गण और संघ में अंतर बताइए। धन्यवाद।